हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर सेकंड का वीडियो नंबर 7। तो बेटे ये दूसरे यूनिट का 7वां वीडियो है। और इससे पहले 6 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर सेकंड को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम एप्लीकेशन पर भी आप सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर, वहां भी आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमारे पास बेटे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आज हमें पढ़ना है विद्युत चुंबकीय विकिरण की विशेषताएं। और विद्युत चुंबकीय विकिरण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है तरंगदैर्ध्य, फिर पढ़ना है आवृत्ति, फिर आयाम, फिर वेग, फिर तरंग संख्या पढ़नी है, फिर आवर्तकाल पढ़ना है। और इन सभी विशेषताओं को कंप्लीट करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में मुख्य रूप से कौन कौन सी विकिरणों का हमें अध्ययन करना है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, विद्युत चुंबकीय विकिरण की विशेषताओं को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या मतलब होता है। तो मेरे साथ साथ हेडिंग लिखेंगे। हम एक हेडिंग लगाते हैं, यहां पर एक हेडिंग लगाते हैं, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण, या आप विद्युत चुंबकीय तरंग भी कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हो। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या मतलब होता है। आपने क्लास 9th में और क्लास 10th में पढ़ा है कि तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, और एक होती हैं यांत्रिक तरंगे। और आप भौतिक विज्ञान में भी पढ़ते हो कि विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग में क्या अंतर होता है। तो इनका मुख्य अंतर यह होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंगे होती हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन तरंगों को हम कहते हैं यांत्रिक तरंगे। अब माध्यम का क्या मतलब है। माध्यम का मतलब, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे मुंह से निकल रही है ध्वनि ऊर्जा, और ध्वनि भी तरंगों में ही विचरण करती है। और ध्वनि केवल उस स्थान पर चल सकती है जहां कोई माध्यम होता है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि मान लो मेरे मुंह से निकलने वाली आवाज यदि मेरे मोबाइल फोन या मेरे माइक तक पहुंच रही है, और मेरे माइक से निकलने वाली आवाज यानी आपके मोबाइल फोन से निकलने वाली आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, ऐसा केवल तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि यहाँ माध्यम है। और कौन सा माध्यम है? वायु। कौन सा माध्यम है? वायु। तो ध्वनि वायु में चल सकती है, और भौतिक विज्ञान में आप पढ़ते हो कि ध्वनि उस माध्यम में उतना अधिक तेजी से चलती है जिस माध्यम की सघनता जितनी ज्यादा होती है। जैसे लोहे में ध्वनि का वेग बहुत तेज होता है, जबकि वायु में ध्वनि का वेग कम होता है लोहे के कंपैरिजन में, लोहे के मुकाबले या लोहे के सापेक्ष। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं कहूंगा कि ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग बिल्कुल भी नहीं है, यांत्रिक तरंग है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जब चांद पर वैज्ञानिक पहुंचे थे तो वहां चांद पर वे एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि चांद पर माध्यम ही नहीं था, वहां हवा ही नहीं थी। तो ध्वनि केवल उस स्थान पर चल सकती है जहां माध्यम हो, कम से कम वायु हो।
ठीक है। इसलिए अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं चलती है, जहां वायु नहीं होती है वहां ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ध्वनि यांत्रिक तरंग है। जबकि ऐसी तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, या ऐसी विकिरण जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय विकिरण। जैसे प्रकाश, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। सूर्य से पृथ्वी तक जब प्रकाश आता है तो सूर्य के वायुमंडल के बाहर और पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर, इन दोनों के बीच में बहुत सारी जगह, बहुत सारा डिस्टेंस, बहुत सारी दूरी ऐसी होती है जहां वायु भी नहीं होती है। और वायु भी नहीं होती है उसके बावजूद भी प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। अतः स्पष्ट होता है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कतई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बेटे, तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है या विद्युत चुंबकीय तरंग है। हमें रासायनिक विज्ञान में इन सभी बातों के बारे में समझने की आवश्यकता है। तो देखो जरा ध्यान से, यहां हमने हेडिंग लिखी है विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ऐसे विकिरण या तरंग, ऐसे विकिरण या तरंग जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कोमा विद्युत चुंबकीय विकिरण, या आप तरंग भी कह सकते हो, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाते हैं। तो ऐसे होते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। कैसे? जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने एक सिद्धांत दिया था। मैक्सवेल ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। तो मैक्सवेल ने जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था, यदि हम उसके अनुसार चलें, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण में, ध्यान से समझेंगे जरा, विद्युत चुंबकीय विकिरण में निम्न विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी खासियत होती है उसे समझेंगे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। निम्न विशेषताएं होती हैं। ये सारी विशेषताएं आपने पहले से ही पढ़ रखी हैं क्लास 9th में, क्लास 10th में या 11th के भौतिक विज्ञान में। जो विशेषताएं मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इन सब को आपने पहले से ही पढ़ रखा है। इन विशेषताओं में सबसे पहले हम बात करेंगे, नंबर 1 पे हम पहली विशेषता की बात करेंगे। क्या है पहली विशेषता? ये है तरंग दैर्ध्य। पहली विशेषता की हम बात करेंगे तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य या तरंग दैर्ध्य को हम कहते हैं वेवलेंथ। यहां लिख देता हूं वेवलेंथ, और इसे प्रदर्शित करते हैं लैम्ब्डा से। आपने पक्का है पढ़ रखा होगा तरंग दैर्ध्य को क्या कहते हैं, वेवलेंथ, और प्रदर्शित किससे करते हैं, लैम्ब्डा से। अब सुनो ध्यान से, मान लो आपके पास
यहाँ कोई तरंग का मैं एक ग्राफ बना रहा हूं या तरंग का कोई चित्र बना रहा हूं। देखो, एक तरंग और दूसरी तरंग यहाँ पूरी हो जाएगी। तो यहाँ यदि आप समझना चाहते हो, थोड़ा चित्र को सही बनाऊं, अभी आपके समझ में नहीं आने का नहीं। देखो, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। थोड़ा इधर बनाते हैं, जिससे कम से कम दो दोलन या दो कंपन तो पूरे आ जाएंगे। एक कंपन तो ये हुआ और एक कंपन हुआ ये दो कंपन आ गए पूरे। अब देखो ध्यान से, आपको समझना है कि तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ क्या है। तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ है कि ये जो दोलन यहां से स्टार्ट हुआ और ये आधा दोलन हुआ और आधा दोलन या कंपन, कुछ भी कह सकते हो, ये हुआ, तो यहां तक एक दोलन पूरा हो चुका है। तो कोई भी तरंग एक दोलन या एक कंपन में जितनी दूरी तय करती है ना, ये दूरी, इस दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य लैम्डा। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य लैम्डा। तो आप तरंग दैर्ध्य लैम्डा की पहली परिभाषा क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो, किसी तरंग द्वारा एक दोलन या कंपन भी कह सकते हो आप, एक दोलन या कंपन में तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो इसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। यानी एक दोलन या एक कंपन में जितनी दूरी तरंग तय करती है उसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य। अच्छा, एक बात बताओ आप, ये जो ऊपर की तरफ को हमने बनाया है वक्र, इसे कहते हैं सरंग। ये तो सरंग होता है, ये होता है गर्त। ये सरंग है और ये गर्त है। तो दो सरंग यदि मैं लूं और उनके बीच की दूरी हम देखते हैं, दो सरंगों के बीच की दूरी, तो दो सरंगों के बीच की दूरी को भी तो बेटे आप लैम्डा ही कहोगे। तो तरंग दैर्ध्य की दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? दूसरी परिभाषा हो सकती है दो क्रमागत सरंगों के बीच की दूरी। दो क्रमागत सरंगों के बीच की दूरी जो होती है वो भी क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है। पूरी परिभाषा लिख सकते हो, दो क्रमागत सरंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है या लैम्डा कहलाती है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक गर्त है और एक गर्त और उसके अगले गर्त के जो बीच की दूरी होगी, ये दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, इसे भी तो आप लैम्डा कह सकते हो। तो तरंग दैर्ध्य की तीसरी परिभाषा क्या बनेगी? तीसरी परिभाषा बनेगी दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी। तो दो क्रमागत सरंगों और दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है वे भी दोनों तरंग दैर्ध्य ही होती हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, एक बात बताओ, यदि हम इस तरंग की बात करें, चित्र की बात करें, तो ये चित्र है अनुप्रस्थ तरंग का। किसका है? अनुप्रस्थ। यदि आप अनुदैर्ध्य तरंग की बात करते हो तो उसमें शायद आपके भौतिक विज्ञान के अध्यापक ने आपको सिखाया होगा कि इस तरह तो जब वायु की परतें पास पास होती हैं तो उसे कहते हैं संपीड़न, और जब वायु की परतें दूर दूर होती हैं तो उसे कहते हैं विरलन। फिर परतें पास पास आ जाती हैं तो संपीड़न, और परतें दूर दूर चली जाती हैं तो विरलन। तो तरंगे इस प्रकार भी चलती हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपके भौतिक विज्ञान के अध्यापक आपको सिखाएंगे। जहां वायु की परतें पास पास होती हैं उसे संपीड़न कहते हैं, ये विरलन है, फिर संपीड़न है, फिर विरलन है, फिर संपीड़न है, फिर विरलन है, इस तरह। तो आप परिभाषा और भी बना सकते हो तरंग दैर्ध्य की। क्या परिभाषा बना सकते हो?
आप परिभाषा बना सकते हो कि मान लो ये आपका पहला संपीड़न है और इससे अगला संपीड़न ये है, तो दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की जो दूरी होती है इसे भी आप लैम्डा कह सकते हो। तो हम यहां लिखेंगे दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी। दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की जो दूरी होती है उसे भी हम तरंग दैर्ध्य लैम्डा ही कहते हैं। और जब आपने संपीड़नों के बीच की दूरी देख ली तो दो क्रमागत विरलन ये और ये, इनके बीच की दूरी भी तो बेटे लैम्डा ही होगी। तो एक परिभाषा क्या बनेगी? एक परिभाषा बनेगी नंबर 5 पर, दो क्रमागत विरलनों, इसे कहते हैं विरलन, जहां वायु की परतें दूर दूर होती हैं। दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी, दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को भी आप क्या कह सकते हो? तरंग दैर्ध्य लैम्डा कह सकते हो। अच्छा, वैसे तो परिभाषाएं इसकी बहुत सारी बन जाएंगी, भौतिक विज्ञान के जो आपके अध्यापक हैं वो आपको सिखाएंगे बहुत सारी परिभाषाएं। जैसे मैं कह सकता हूं एक सुरंग और एक गर्त की जो टोटल लंबाई होती है उसे भी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक संपीड़न और एक विरलन की जो टोटल लंबाई होती है उसे भी तरंग दैर्ध्य ही कहते हैं। पर आप एक बात बताओ, एक आवर्त काल में एक दोलन या एक कंपन ही तो पूरा होता है। एक आवर्त काल में एक दोलन या एक कंपन पूरा होता है। तो हम एक परिभाषा लिख सकते हैं, एक आवर्त काल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। एक आवर्त काल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को भी आप क्या कहते हो? तरंग दैर्ध्य कहते हो, या आप कह सकते हो कि लैम्डा कहते हो। अब ये हमने कितनी परिभाषाएं पढ़ी तरंग दैर्ध्य की? ये हमने पढ़ी तरंग दैर्ध्य की 6 परिभाषाएं। पर आप इसके अलावा भी बहुत सारी परिभाषाएं तरंग दैर्ध्य की बना सकते हो। वो निर्भर करता है कि आप कितना समझ पाए हो तरंग दैर्ध्य को। अब देखो, एक बात बताता हूं मैं आपको, यदि कोई आपसे पूछता है कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक बताओ क्या होगा, लैम्डा का मात्रक बताओ क्या होगा, तो इसका मात्रक आप बता सकते हो कि इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, या फिर आप बता सकते हो इसका मात्रक होता है नैनोमीटर। नैनोमीटर में भी आप नाप सकते हो तरंग दैर्ध्य को, पिकोमीटर में भी आप तरंग दैर्ध्य को नाप सकते हो, और सेंटीमीटर में भी आप तरंग दैर्ध्य को नाप सकते हो। वो डिपेंड करता है कि किसी तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना है। क्या उसे एंगस्ट्रॉम में नापने की जरूरत है या नैनोमीटर में नापने की जरूरत है, वो इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, फिर अगली बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। दूसरी विशेषता हम पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण की दूसरी विशेषता जो हमें पढ़नी है वो है आवृत्ति। क्या है बेटे? आवृत्ति। आवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, और इसका संकेत होता है, या तो आप इसे एन से लिखते हो और या फिर लिखते हो न्यू से। ये न्यू है। आवृत्ति को न्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है और एन से भी प्रदर्शित किया जाता है। अब कुछ बच्चों को इसके बारे में पता होगा कि आवृत्ति का मतलब होता है दोलन प्रति सेकंड। तो आप इसकी पहली परिभाषा दे सकते हो, किसी तरंग द्वारा, ध्यान से समझना, किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या
दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या को, दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। तो इसे कहते हैं आवर्ती। अच्छा, आवर्ती की एक परिभाषा आप और दे सकते हो, एक दूसरी परिभाषा दे सकते हो कि मान लो आपके पास, चलो ऐसा निशान बनाते हैं, मान लो आपके पास कोई तरंग है और वो संचरण कर रही है, तो संचरण करती हुई तरंग किसी बिंदु से जितनी तरंगे गुजर जाएंगी 1 सेकंड में, उन तरंगों की संख्या को आप कह सकते हो आवर्ती। क्या कह सकते हो? आवर्ती कह सकते हो। ठीक है बेटे, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि जब कोई तरंग संचरण कर रही है तो एक बिंदु से 1 सेकंड में कितनी तरंगे गुजर रही हैं। यहां लिख देता हूं, चलो मैं, तरंग संचरण के दौरान, तरंग संचरण के दौरान, तरंग संचरण के दौरान किसी एक बिंदु से किसी एक बिंदु से 1 सेकंड में, किसी एक बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। तो इसे भी कहते हैं आवर्ती, कि किसी एक बिंदु से 1 सेकंड में कितनी तरंगे गुजर रही हैं। और यदि कोई आपसे इसका मात्रक पूछता है ना, यहां लिख देता हूं, चलो स्टार लगा के लिख देता हूं, इसका मात्रक यदि पूछता है कोई कि मात्रक क्या होता है आवर्ती का, तो आप बताओगे दोलन प्रति सेकंड या कंपन प्रति सेकंड या चक्कर प्रति सेकंड। और चक्कर प्रति सेकंड को हम कहते हैं, चक्कर प्रति सेकंड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हर्ट्ज, हर्ट्ज कहते हैं, हर्ट्ज। और संकेत होता है इसका HZ। ये ध्यान रखना है आपको कि आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, और HZ से इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हुई हमारी आवर्ती। अब तीसरी विशेषता के बारे में बात करेंगे। तीसरी विशेषता जो हमें पढ़नी है वो है आयाम। आयाम, या आयाम को इंग्लिश में हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, और प्रदर्शित करते हैं ए से, स्मॉल ए से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। अब देखो आयाम क्या होता है। आवृत्ति का तो आपको पता चल गया, आवृत्ति का मतलब 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, या 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, या किसी एक बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या। ये तो था हमारा आवृत्ति। अब हम बात कर रहे हैं आयाम की। आयाम का मतलब होता है कि मान लो आपके पास ये कोई तरंग है, और ये तरंग जो इसका ये अक्ष है, इस अक्ष से जो सुरंग है उसकी ऊंचाई कितनी है, ये, या जो गर्त है उसकी गहराई कितनी है, ये। इस सुरंग और गर्त की मध्यमान स्थिति से, या फिर यूं कह दो कि मूल अक्ष से ऊंचाई या गहराई को हम कहते हैं आयाम। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, किसी सुरंग या गर्त की, किसी सुरंग या गर्त की मूल अक्ष से, या मुख्य अक्ष भी कह सकते हो आप, इस मूल अक्ष से ऊंचाई
या गहराई को, ऊंचाई या गहराई को क्या कहते हैं? ऊंचाई या गहराई को आयाम कहते हैं। ऊंचाई या गहराई को आयाम कहते हैं। तो इसे कहते हैं आयाम, कि वो कितना मूल अक्ष से ऊपर उठ रही है तरंग या कितना मूल अक्ष से गहराई में जा रही है। और ये भी एक तरह की लंबाई है। इसका मात्रक आप याद रख सकते हो, इसका मात्रक आप सेंटीमीटर में ले सकते हो या फिर मीटर में ले सकते हो। इस तरह जो लंबाई के मात्रक होते हैं वो ही आयाम के मात्रक होते हैं। बस मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, चलो एक हेडिंग लिखते हैं, नोट, इसकी जरूरत पड़ती है हमें बहुत ज्यादा। एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि ये जो आयाम है वो अनुक्रमानुपाती होता है कैपिटल आई के। यहाँ आई का मतलब होता है इंटेंसिटी, आई का मतलब इंटेंसिटी होता है, यानी प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता कह दो, या आप कह सकते हो वो तरंग जो है हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंग, उसकी तीव्रता कह दो। तो प्रकाश भी तो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग ही है। तो प्रकाश की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। यदि तरंग की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, उसका आयाम भी तरंग का उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है बेटे, चलो नंबर 4 पर आते हैं। अब नंबर 4 अगली विशेषता पर। अब हम बात करेंगे वेग के बारे में। वेग, जिसे आप कहते हो वेलोसिटी। वेग या वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। और तरंग के लिए वेग या वेलोसिटी को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल सी से। ठीक है, प्रकाश के वेग को स्मॉल सी से हम प्रदर्शित करते हैं ना, और प्रकाश भी एक तरंग है। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि तरंग के वेग से आप क्या समझते हैं, तो तरंग का वेग वही है जो साधारण वेग है, किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी। तो हम कह सकते हैं कि किसी तरंग द्वारा एकांक समय लिख दो। 1 सेकंड को आप लिख सकते हो एकांक समय। क्या पता 1 मिनट में देखते हो या 1 घंटे में देखते हो, मात्रक तो बहुत सारे हो सकते हैं ना समय के। किसी तरंग द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को, एकांक समय में चली गई दूरी को दूरी कह दो या विस्थापन कह दो आप। वैसे भौतिक विज्ञान वाले अध्यापक आपको विस्थापन शब्द का ही प्रयोग कराएंगे यहाँ, ठीक, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है और वेग में हम विस्थापन का ही प्रयोग करते हैं, चाल में हम प्रयोग करते हैं दूरी का। ऐसा आपको फिजिक्स के टीचर आपके समझाएंगे। हमें यहाँ सिर्फ इतनी बात समझनी है कि किसी तरंग द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी या विस्थापन को तरंग का वेग कहते हैं। तरंग का वेग कहते हैं, यह होता है तरंग का वेग। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, मात्रक चलो लिख देते हैं, इसका यहाँ लिख देते हैं। वेग का मात्रक तो आपको पता ही है, आप मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हो। मात्रक क्या है वेग का? मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, चलो यहाँ हेडिंग लिखता हूं मैं, नोट। क्या ध्यान रखना है? देखो कि ये सूत्र है C इज इक्वल टू एन लैम्डा। C इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ C का मतलब क्या है? तरंग का वेग। N का मतलब क्या है? N का मतलब है आवृत्ति। देखो N का मतलब आवृत्ति है, और लैम्डा का मतलब हमने सबसे पहले पढ़ा था तरंग दैर्ध्य। या कुछ बुक्स में इस फार्मूले को ऐसे लिखा गया है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। आवृत्ति को आप N से भी लिख सकते हो, न्यू से भी लिख सकते हो, और कुछ किताबें ऐसी हैं जहां आवृत्ति को स्मॉल f से लिखा गया है। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये संबंध बहुत काम का है। आपको पता होना चाहिए कि C का मतलब क्या है? C का मतलब है वेलोसिटी यानी तरंग का वेग। N का मतलब क्या है? N का मतलब या न्यू का मतलब है तरंग की आवृत्ति, और लैम्डा का मतलब है तरंग दैर्ध्य। आते हैं नंबर 5 पर, 5वीं विशेषता के बारे में बात करते हैं। 5वें नंबर पर हम पढ़ेंगे तरंग संख्या।
तरंग संख्या। तरंग संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं वेव नंबर। तरंग संख्या को हम कहते हैं वेव नंबर, और इसे प्रदर्शित करते हैं न्यू बार से, या एन बार से भी लिख सकते हो आप, न्यू बार से भी लिख सकते हो, एन बार से भी लिख सकते हो। तरंग संख्या का मतलब यह है कि एकांक लंबाई में उपस्थित कुल तरंगों की संख्या कितनी है। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं कि एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को तरंग संख्या यानी न्यू बार कहते हैं। तो ये होती है तरंग संख्या। ये सारी परिभाषाएं आपको बखूबी याद होनी चाहिए। और एक चीज ये पता होनी चाहिए कि तरंग संख्या का जो मात्रक होता है ना, यहां लिख देता हूं, तरंग संख्या का मात्रक जो होगा वो होगा मीटर इनवर्स, या आप कह सकते हो सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है तरंग संख्या का। और यदि आपको इसका फार्मूला देखना है तो ये जो तरंग संख्या न्यू बार होती है वो तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम होता है 1/λ। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था, ये तो फार्मूला है ही, इसकी जरूरत पड़ती है कि यदि आपको तरंग दैर्ध्य दी गई है तो आपको तरंग संख्या पूछी जा सकती है। देखो लैम्डा का एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? C/न्यू। लैम्डा का फार्मूला होता है C/न्यू। तो यदि मैं लैम्डा की जगह C/न्यू लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यू बार इज इक्वल टू 1/, लैम्डा की जगह लिखना है C/न्यू, तो न्यू ऊपर चला जाएगा और हमारे पास फार्मूला आ जाएगा न्यू बार इज इक्वल टू न्यू/C। एक ये फार्मूला भी आप याद रख लेना, एक तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, एक न्यू बार इज इक्वल टू न्यू/C। तो ये तरंग संख्या के या वेव नंबर के या न्यू बार के दो फार्मूले हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ सकती है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभार बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लो, अच्छा जल्दी से ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है। छठी विशेषता जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है आवर्तकाल। आवर्तकाल, आपको पता है कि आवर्तकाल को इंग्लिश में आप कह सकते हो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, और इसे प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल T से। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं बेटे जो कॉमन होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और आज का हमारा पूरा लेक्चर ऐसा ही है कि हमें ऐसा ही महसूस करा रहा है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान, पर रासायनिक विज्ञान में भी इन सभी चीजों की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो ध्यान से देखो जरा, हमने लिखा है आवर्तकाल या टाइम पीरियड। आवर्तकाल का मतलब यह है कि कोई भी आपकी तरंग है वो एक दोलन करने में कितना समय ले रही है। तो एक दोलन या एक कंपन करने में जो समय कोई तरंग लेती है उस समय को हम कहते हैं उस तरंग का आवर्तकाल। ठीक है बेटे? तो देखो क्या लिखेंगे हम, किसी तरंग द्वारा एक दोलन या एक कंपन, एक दोलन या एक कंपन पूर्ण करने में या पूरा करने में जितना समय लगता है उसे
आवर्तकाल कहते हैं। उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो ये होता है आवर्तकाल। और आपको पता ही है कि इसका मात्रक क्या होगा, बताओ। समय का जो मात्रक होता है वो इसका मात्रक होगा। इसका मात्रक क्या हो सकता है? इसका मात्रक हो सकता है सेकंड, या फिर इसका मात्रक हो सकता है मिनट। बस यही मात्रक हो सकते हैं। तो ये सारी हमारे पास विशेषताएं हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण की, जो मैक्सवेल ने हमें बताई थी। और ये सारी विशेषताओं के बारे में हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी भी विशेषता की परिभाषा पूछी जा सकती है, और उसका जो फार्मूला है, जो सूत्र है, उसके ऊपर कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको इन चीजों को। चलो अगले स्टेप पे मूव करते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। चलो, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, दो मात्राएं लगा दो। चलो, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा सीखना है, और ध्यान से सीखेंगे बिल्कुल। देखो, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को समझने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मैं यहाँ एक रेखा खींचता हूं। पहले ये एक लाइन खींच ली हमने, इससे समझना थोड़ा आसान होगा। और इस लाइन पे मैं लिखूंगा तरंग दैर्ध्य लैम्डा, और लिखूंगा नैनोमीटर में। नैनोमीटर में तरंग दैर्ध्य लिखूंगा। मैं यहां लगाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 निशान। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की यदि हम बात करें और तरंग दैर्ध्य की बात करें नैनोमीटर में, तो 10 की घात -9 नैनोमीटर पर जो तरंगे होती हैं उन्हें कहते हैं कॉस्मिक। कॉस्मिक तरंगे कह सकते हो, या कॉस्मिक किरणें कह सकते हो, या कॉस्मिक विकिरण कह सकते हो। तो सबसे पहले 10 की घात -9 नैनोमीटर पर जो तरंगे होती हैं, तरंग दैर्ध्य जिनका कितना होता है, तरंग दैर्ध्य कितना होता है 10 की घात -9 नैनोमीटर, उन विकिरण को हम कहते हैं कॉस्मिक विकिरण, या कॉस्मिक किरणें, या कॉस्मिक तरंगे। उसके बाद 10 की घात -5 पर जो होती हैं, जिनका तरंग दैर्ध्य होता है 10 की घात -5 नैनोमीटर, वे होती हैं गामा रेज, या गामा विकिरण, या गामा तरंग, कुछ भी कह सकते हो आप। तरंग कहो, विकिरण कहो। और 10 की घात -1 पर जो होती हैं, जिनका तरंग दैर्ध्य होता है 10 की घात -1 नैनोमीटर, वे होती हैं एक्स रेज, या एक्स किरणें, या एक्स विकिरण। उसके बाद जिनका तरंग दैर्ध्य होता है 10 नैनोमीटर, वे होती हैं पराबैंगनी। पराबैंगनी को आप कहते हो अल्ट्रावायलेट, यूवी। अल्ट्रावायलेट किरणें, या अल्ट्रावायलेट विकिरण, या अल्ट्रावायलेट तरंग, वे होती हैं जिनका तरंग दैर्ध्य 10 नैनोमीटर के लगभग होता है। उसके बाद हम बात करें कि यदि यहां मैं 10 की घात 3 लिख दूं, तो आपको ध्यान रखना है कि 10 नैनोमीटर से 10 की घात 3 नैनोमीटर के बीच में जो तरंगे होती हैं, वे भी विद्युत चुंबकीय तरंगे ही हैं, और उन्हें हम कहते हैं विजिबल लाइट, या आप कह सकते हो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है ये, दृश्य प्रकाश। तो 10 नैनोमीटर से 10 की घात 3 नैनोमीटर के बीच का जो एरिया है, जितनी भी तरंगे इसमें आती हैं, वे सब क्या होती हैं, दृश्य प्रकाश का हिस्सा होती हैं। और 10 की घात 5 पर आती है अवरक्त। यहाँ है 10 की घात 5, और ये है अवरक्त, जिसे आप कहते हो इंफ्रारेड। अवरक्त लिख देते हैं। चलो, अवरक्त किरणें, या अवरक्त तरंगे, या अवरक्त विकिरण। आप किरण कहो, तरंग कहो, या विकिरण कहो, एक ही बात है। 10 की घात 7 पर आती है माइक्रोवेव। 10 की घात ये तो था 10 की घात 5, 10 की घात 7। माइक्रोवेव क्या आती है, माइक्रोवेव, या सूक्ष्म तरंगे कहते हैं उन्हें। माइक्रो को कहते हैं सूक्ष्म तरंगे, या माइक्रोवेव कह दो, अच्छी बात है।
माइक्रोवेव आपको ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो 10⁻7 पर होती है माइक्रोवेव, 10⁻7 नैनोमीटर इनका तरंग दैर्ध्य होता है, और 10⁻11 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य होती है रेडियो वेव्स की, रेडियो वेव्स या रेडियो विकिरण। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखो 10⁻⁻9 कॉस्मिक, ये गामा है, आप इन्हें किरणें भी कह सकते हो, तरंगे भी कह सकते हो, ठीक है, विकिरण भी कह सकते हो। कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट को हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी, और ये अवरक्त है, और ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं हमारे घरों में खाने को गर्म करने के लिए, और ये रेडियो तरंगे हैं या रेडियो वेव्स हैं। अब इसमें एक चीज आपको समझनी है कि यदि मैं इन सब की आवृत्ति की बात करूं ना, जैसे मान लो एक रेखा मैंने और खींच दी इसके समांतर, और अब हम समझेंगे, अभी तक तो हमने इनका क्या देखा है, लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य देखा है। यदि हम इनकी आवृत्ति की बात करते हैं, न्यू का मतलब क्या होता है, आवृत्ति। आवृत्ति को किस में नापते हैं हम, हर्ट्ज में, यानी दोलन प्रति सेकंड। तो ये जो कॉस्मिक किरणें हैं जिनका तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻9 नैनोमीटर था, इनकी आवृत्ति होती है 10⁻26 हर्ट्ज। 10⁻26 हर्ट्ज का मतलब ये है कि 10 के आगे कितने जीरो लगेंगे, 26 जीरो लगेंगे, 1 के आगे 26 जीरो लगेंगे, इतने दोलन प्रति सेकंड इनकी आवृत्ति है, यानी इतना हर्ट्ज इनकी आवृत्ति है। और गामा, गामा विकिरण जो है, गामा रेज जो है, इनकी आवृत्ति होती है 10⁻22 हर्ट्ज, और इनकी आवृत्ति होती है एक्सरे की 10⁻16 हर्ट्ज। एक्सरे का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 10⁻16 हर्ट्ज होता है। उसके बाद यदि हम चले 10⁻5 यानी अवरक्त पे, तो इनका होता है 10⁻14 हर्ट्ज, इनकी आवृत्ति होती है 10⁻14 हर्ट्ज। और इनकी आवृत्ति होती है माइक्रोवेव की 10⁻10 हर्ट्ज। माइक्रोवेव की आवृत्ति कितनी होती है, 10⁻10 हर्ट्ज, और रेडियो वेव्स की आवृत्ति होती है 10⁻6 हर्ट्ज। तो आवृत्ति के बारे में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में, वैसे बहुत मुश्किल है, आपको तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। देखो हमारा जो ये वाला हिस्सा है ना, ये दृश्य प्रकाश वाला, ये हमारे लिए बहुत खास है, तो इसलिए इस हिस्से को थोड़ा ध्यान से समझो, इसे थोड़ा ब्रॉड कर लेते हैं। ये हिस्सा हमारे लिए बहुत काम का है, दृश्य प्रकाश वाला, ठीक है। नीचे का हिस्सा चलो बाद में खींच लेंगे, हम पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये हिस्सा हमारे लिए बहुत खास है दृश्य प्रकाश का, और आपको पता है दृश्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7, और वे 7 रंग कौन कौन से होते हैं, देखो यहां लिखता हूं, बै, आ, नी है, वे, आ, नी है, पी, ना, ला, ये याद होगा आपके, बै, आ, नी है, पी, ना, ला। बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, या बै, आ, नी है, पी, ना, ला को हम विबज्योर भी कहते हैं, VIB, ये तो हो गया वायलेट, इंडिगो और ब्लू, और GYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये 7 रंग होते हैं। तो अब मैं बनाता हूं इसे, देखो ये है, ये बना दिया। तो ये रेंज आपको पता होनी चाहिए कि दृश्य प्रकाश 10 नैनोमीटर से 10⁻3 नैनोमीटर के बीच में है, और इसमें कितने रंग की तरंगे आती हैं, 7 रंग की आती हैं, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। यदि कोई हमारे से पूछता है कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य बताओ कितना होता है, तो इसका होता है 400 नैनोमीटर के लगभग। कितना होता है, 400 नैनोमीटर। और लाल रंग का होता है 700 नैनोमीटर के लगभग, इसका होता है लगभग 700 नैनोमीटर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आपको,
कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के लगभग बीच में रहेगा ये, और इसमें से हरे रंग का 500 नैनोमीटर होता है। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, वैसे कंपटीशन में ज्यादा पूछे जाते हैं इससे संबंधित प्रश्न कि इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है। और ऑरेंज का 600 नैनोमीटर आप नोट कर सकते हो, ऑरेंज का होता है 600 नैनोमीटर। तो थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान इसके बारे में आपको होना चाहिए, बहुत ज्यादा ज्ञान की तो आवश्यकता नहीं है। आपको इन तरंगों का पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कॉस्मिक और रेडियो वेव कहाँ से कहाँ तक है, इनका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, या इनकी आवृत्ति कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अब ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक जो थे थोड़ा भौतिक विज्ञान से संबंधित थे, वे आपके समझ में आए होंगे। हालांकि मैं भौतिक विज्ञान का अध्यापक नहीं हूं, पर मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है आपको समझाने का। तो बस आप मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो और हैंड रिटन नोट्स बनाओ। जो आपके हाथ से लिखे गए नोट्स होते हैं मेरे साथ साथ, वो सबसे अच्छे होते हैं। और यदि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स का लिंक भी दिया गया है, और टेलीग्राम एप्लीकेशन पर केएमडी सहारनपुर भी चैनल आपको दिया गया है, जहां से आप पीडीएफ नोट्स कभी भी पढ़ सकते हो या डाउनलोड करके उन्हें लिख सकते हो या उनके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ठीक है बेटे, बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो बच्चा मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करेगा वो एक दिन अपने जीवन में जरूर सफल होगा, इस बात की 100% गारंटी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।